रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ के कासिमपुर में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने जायजा लिया। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री का अलीगढ़ आगमन और कासिमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट इकाई का लोकार्पण होगा। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है। कासिमपुर में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कमिश्नर ने डीएम संग अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था देखी और होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। ये कासिमपुर पावर प्लांट में एक 660 मेगावाट का एक नई इकाई का लोकार्पण परसों संपन्न होगा और उसी के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी परसों इस परिसर में यहाँ पर पधारेंगे और उसी की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां लगभग पूरी हैं और सारी। जगदीशपुर के मुबारकपुर में सीएम योगी ने 290 करोड़ की लागत से तिलोई में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। बता दें कि करोड़ों की लागत से तिलोई में बने 200 बेड के रेफरल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि मेरे 5 साल नहीं बल्कि पूरे देश के बावजूद विधानसभा परिवारों को मकान दिया, 9 करोड़ लोगों को आरोग्य बीमा का स्वास्थ्य कवर भी उपलब्ध कराया और साथ ही पिछले 7 सालों में बहुत सारी योजनाएं प्रदेश को प्राप्त हुई। अमरोहा में ग्राम प्रधान मंगरोली जसवीर ने हसनपुर ब्लॉक में पहुंचकर खंड विकास अधिकारी पर विकास योजनाओं की फाइल को लेकर परेशान करने और फाइल पास नहीं करने का आरोप लगाते हुए मीडिया के समक्ष खंड विकास अधिकारी के खिलाफ दोषपूर्ण रवैया अपनाकर एक दूसरे पर टालने और 7% कमीशन मांगने का आरोप लगाया। वहीं प्रधान ने कहा कि ग्राम पंचायत के 60% काम कच्चे और 40% काम पक्के की फाइलें पास हो रही हैं, लेकिन खंड विकास अधिकारी उनके काम में 40% कच्चा और 60% पक्के काम करने का दबाव बना रहे हैं।
प्रधान ग्राम पंचायत मगरौली से हूँ जी। मैं 8-10 दिन से अपनी फाइलों को लेकर आया था। अपने रोजगार सेवक को मैंने भेजा था बीडीओ साहब के पास कि आप बीडीओ साहब से बात करिए। बीडीओ साहब से उन्होंने बात करी, उनसे कहा कि आप अरविंद से बात करो। अरविंद कौन होता मुझे तो जानकारी नहीं भाई, आप अरविंद से कहते हो। अरविंद के पास मेरा रोजगार सेवक फाइल लेके जाता है कि आप वो कहते हैं बड़े बाबू से बात करो। बड़े बाबू अरविंद से कह देते हैं। क्या इनका क्या रवैया है कि अरविंद से बात करो, बड़े बाबू से बात करो। मेरा अधिकारी बीडीओ है, मैं बीडीओ से बात करूँगा, एपीओ से बात करूँगा। वो बार बार कभी 60-40 का इशू दे देते हैं। 60-40 के इशू से किसी ग्राम प्रधान की 8 लाख की फाइल हो जाती है, किसी की 10 लाख की फाइल हो जाती है। बागपत में बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल का बयान सामने आया और पाकिस्तान और अमेरिका में भी जय श्री राम के नारे गूंजते हैं और देश के अंदर बंगाल और केरल में भी जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। आज योगी की सरकार में अपराधी कहीं नहीं दिखाई देता और सपा के शासन में कैराना से पलायन होता था। पहले क्राइम से उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी, अब योगी के राज में विकास से उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। मुजफ्फरनगर से जाना पड़ेगा और वहां पे जाते ही पता नहीं क्या हो जाए, समाजवादी पार्टी के गुंडे सड़कों पर घूमते थे और आज अपराधी कहीं दिखा दे रहा, अपराधी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज माननीय योगी जी की सरकार में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता रहा हो, उत्तर प्रदेश जो आतंकवाद के रूप में जाना जाता रहा हो, उत्तर प्रदेश जो कांडला कैराना के पलायन के लिए जाना जाता रहा हो, एक बड़ी संख्या में यहां से पलायन हुआ। मैं जनपद शामली से आता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों के लिए लगाई गई स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य एम्बुलेंस अब सवारियां ढोती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला बाराबंकी जिले के शाहपुर में सामने आया। दरअसल एक एम्बुलेंस लखनऊ से गैर जनपद जा रही थी और जब ये एम्बुलेंस बाराबंकी गोंडा बहराइच रोड पर शाहपुर टोल प्लाजा से गुजरी तो बिना टोल टैक्स दिए निकलने लगी तो कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। वहीं एम्बुलेंस चालक टोल कर्मियों पर रौब दिखाने लगा। मामला जब बढ़ा तो टोल कर्मियों और आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस में बैठी सवारियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हंगामा होता देख एम्बुलेंस का ड्राइवर भाग निकला। वहीं एम्बुलेंस में बैठा अन्य ड्राइवर एम्बुलेंस के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कहा कि उसके रिश्तेदार एम्बुलेंस में बैठे थे। बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विकास खंड सिरोली गोरखपुर के द्वारा इंटर कॉलिंग निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार की खबर सामने आई। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बाराबंकी से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास खंड सिरोली गोरखपुर के द्वारा इंटरलॉकिंग निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि सरकार की सख्ती के बावजूद गाँव के विकास कार्यों में हो रहा है भ्रष्टाचार। माना के अनुरूप कार्य न कराए जाने से ग्रामीणों में पनप रहा है आक्रोश और बदोसराय रामनगर मुख्य मार्ग में लाखों की लागत से इंटर कॉलिंग का घटिया निर्माण लगाया जा रहा है। बता दें कि विकास खंड सिरोली गोरखपुर के बदोसराय कस्बे का पूरा ये मामला है। बाराबंकी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोतवाल ने वर्दी में छुए अयोध्या सांसद के पैर। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर एक कोतवाल ने वर्दी में अयोध्या सांसद के पैर छुए। वहीं पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जहां पर एक कोतवाल के जरिए सांसद के पैर छूने पर बवाल मच गया। बता दें कि बीजेपी जन विश्वास यात्रा के दौरान सांसद लल्लू सिंह के पैर छुए और हाल ही में आपको बता दें कि हाल ही में अयोध्या से तबादला होकर बाराबंकी आए हैं कोतवाल और एसपी ने असंदरा कोतवाल अशोक कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया। डीएम सौम्या अग्रवाल ने जीजीआईसी इंटर कॉलेज बस्ती से कोविड-19 विशेष टीकाकरण का अभियान शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। सरकार के निर्देश पर बस्ती जिले में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जीजीआईसी में बने कोविड-19 के विशेष टीकाकरण अभियान बूथ से शुरुआत की। स्कूल की छात्राओं ने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टीका लगवाया। जिले में 442 बूथों पर करीब आपको बता दें कि
17,200 किशोरों को लगेगी। वहीं पर कोविड-19 की वैक्सीन डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए सरकार अब बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण करवा रही है। आज कोविड-19 का टीकाकरण का शुभारंभ हुआ बस्ती में। इस तरीके से बच्चों को सुरक्षा दिया जाएगा। आज 15 से 18 वर्ष का कोविड वैक्सीनेशन का अभियान जो है प्रारंभ हो गया है। आज जनपद होटलों में 440 सेशंस विद्यालयों पे आयोजित किए, जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सुरक्षित कर सकें। कितने बच्चों का टीकाकरण लगभग? करीब 1,72,000 बच्चों का लक्षित है, जिसमें से आज हम लोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। आपको बता दें कि वाराणसी में 1 जनवरी की रात में ट्रक चालक की हत्या कर 17 लाख रुपए की कीमत के ट्रक में लदे काजू को ट्रक समेत लूट लिया गया था। और इस मामले में भदोही की क्राइम ब्रांच ने ट्रक समेत 70 लाख रुपए के काजू और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि छिनोरा गांव के रहने वाले अमृत लाल यादव नाम के एक व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वाराणसी में ट्रक को लूटने का प्लान बनाया था। इनमें से एक व्यक्ति ट्रक चालक और ओम प्रकाश का पहले से परिचित था और उसने ट्रक चालक से बात की और वाराणसी में डाफी टोल प्लाजा के पास मिलने की बात कही, जहां आरोपियों ने मृतक ट्रक चालक के साथ बैठकर शराब पी और इसके बाद कुछ दूर आगे ले जाकर ट्रक चालक को ट्रक से कुचल दिया। हाँ सर बताइए। 1/9 की रात को वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर की हत्या करके काजू से लदे हुए एक ट्रक के लूटने की घटना हुई थी। उस घटना के संबंध में जब जानकारी फ्लैश हुई तो चूँकि भदोही में भी एक हत्याकांड हुआ था, उसके लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। उसी समय स्वाट टीम को सूचना मिली कि एक ट्रक इस तरह से मूवमेंट में है। रात में जब टीम ने रोकने का प्रयास किया तो ट्रक के साथ कुछ लोग थे, जो उसमें से कुछ लोग फरार हो गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। वहीं सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन इंटर कॉलेज में किया, जहां बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने निर्धारित समय पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। वहीं पर उप मुख्यमंत्री मौर्य का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। जितना किसानों के हित में योजनाओं को लागू किया गया वह आज तक के गैर बीजेपी सरकार में किसी भी पार्टी की सरकारों में नहीं किया गया था। एटा के थाना मलावन आसपुर में स्थित डीके पब्लिक स्कूल में आज समाजवादी पार्टी का बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और सेक्टर प्रभारियों को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव ने गुरु मंत्र दिया। वहीं सम्मेलन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि आज एटा सदर विधानसभा के सेक्टर 23 सेक्टर बूथ सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें सभी बूथ अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि 2022 में बीजेपी सरकार झूठे वादों की सरकार है, इसको प्रदेश से हटाना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लाना है। साथ ही बताया कि बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया, सब समाजवादी पार्टी की दी हुई योजनाओं को सिर्फ फीता काटा है। जैसे सड़कों का चौड़ीकरण के बाद जवाहर तापे योजना एटा में लाकर समाजवादी पार्टी ने एटा को सौगात देने का काम किया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज बूथ कार्यक्रम का सम्मेलन किया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश बूथ सेक्टर प्रभारी को दिए जाएंगे? समाजवादी पार्टी का आज बूथ सम्मेलन एटा सदर का है और इसमें एक बूथ पर 10 यूथ हैं, जो हमारे एक बूथ प्रभारी है, उसके साथ में 9 लोग और हैं। पूरी एक कमेटी 10 की है और उसी हिसाब से पूरी विधानसभा के एक एक बूथ से 10-10 जो प्रभारी हैं वो आए हुए हैं समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनाने। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा शातिर किस्म के 4 अभियुक्तों को लूट के माल सहित गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अपराध नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टीला मोड़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और साथ ही इनके अपराध करने का तरीका सवारियों को ऑटो में बिठाकर किसी अनजान जगह पर अकेला देखकर उनसे लूटपाट कर फरार हो जाते थे। दिल्ली एनसीआर में राह चलते लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे, जिनको थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि युवती के साथ कई दिनों तक युवकों ने रेप किया और फिर युवती को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए थे युवक। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हमीरपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां युवती के साथ कई दिनों तक युवकों ने रेप किया और जिसके बाद युवती को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए। आपको बता दें कि युवती को हवस का शिकार बनाया और दरिंदों को चकमा देकर युवती वहां से भागी। साथ ही पूरा मामला मोधार कोतवाली क्षेत्र का है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार जनपद के अधिकारियों को चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज जिला अधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे, सीओ सिटी विकास जायसवाल ने शहर के प्रस्तावित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा यहां रुकने वाली पोलिंग पार्टियों को लेकर गहनता से निरीक्षण किया। जहां जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 6+ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। आगामी जो विधानसभा चुनाव जो प्रस्तावित है, उसी के क्रम में हम लोगों मेरे और एसपी साहब द्वारा जॉइंट रूप से जितने जो हमारे 6+ केंद्र वाले जो बूथ, जो 6+ बूथों वाले जो केंद्र है, उनका स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के क्रम में अभी गंगा देवी इंटर कॉलेज में देखा और हम गए थे और 2-3 यहाँ पे और हैं शहर में। उन सभी जगहों पे हम लोगों ने बूथों को देखा। वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, जब हमारी पार्टीज रुकेंगी तो वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम लोगों को व्यवस्थाएं करनी है, तो उसी का निरीक्षण हम लोगों ने संयुक्त रूप से किया है। यहाँ पे सीओ सिटी भी हमारे साथ थे और जो कोतवाली शहर है वो भी थे, और किस प्रकार से बूथों की सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना है उसके भी निर्देश एसपी साहब द्वारा दे रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नसीफ ने सपा बसपा और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये पार्टियां जातीय धर्म पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब ऐसे में आम जनता के भविष्य का बंटाधार हो चुका है। जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव में सही कदम उठाना होगा और क्या कुछ कहा, देखिए। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अब जनता के पास पहुंच रहे हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो वह प्रदेश के अलग अलग जिलों में यात्रा निकाल रही है और जनता को लुभाने के लिए वादे कर रही है। वहीं बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। उनके तमाम मंत्री और कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बसपा भी पीछे नहीं है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नफीस खान, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। बात करते हैं जिस तरह से जो चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जाति धर्म को लेकर बयान किए जा रहे, क्या लग रहा है इससे जो आम जनता क्या भला होगा? एक्चुअली ये जो है अंग्रेजों वाली फूट डालो राज करो राजनीति जो है, ये आज़ादी के बाद खत्म नहीं हुई, वो बरकरार है और ये पार्टियां उसी का भावनाओं में बहाकर देशवासियों को ये सिर्फ वोट ले रही हैं और कुछ जनता का काम नहीं कर रही। ये जनता के कुछ काम नहीं आ रही हैं। जितनी भी पार्टियां हैं ये धर्म और जाति की पार्टियों के नाम से जानी जा रही हैं। सबकी पहचान धर्म और जाति हो गई पार्टियों। तो ये जो है चाहे जो पार्टी सत्ता में आए कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप देखिए मोदी जी आते ही कहते कि न्याय व्यवस्था जितने भी अपराधियों के जो असेंबली पार्लियामेंट में जो है जो आपराधिक केसेस नेताओं के वो जल्दी निपटाएंगे। अब आप बताइए इतने साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री को व्यवस्था देखते हुए, धरा पर कहीं भी अभी भी कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है न्याय व्यवस्था।
तो क्या लग रहा है आप? कुछ नहीं, ये पार्टियां सिर्फ जनता को जो है वो शोषण कर रही है, बस कोई सुधार नहीं दिख रहा है। और नेता चाहे जिस पार्टियों पे ये जीत के जाके सिर्फ जो है अपना ही देख रहे हैं, जनता तो तरफ सब पार्टियां। और आपकी पार्टी है राष्ट्रीय इंसाफ पार्टी, चुनाव भी लड़ाते हैं, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा? हमारी मुद्दा यही है कि यहाँ से जो है जाति हटे। जाति हटे तो जो नाम के आगे जाति लिखाई जा रही, जात हटे तो सिर्फ इंसान बने हैं हम, जात हटे तो ऊंच नीच न बने हम, जात हटे तो आनर किलिंग ना करें हम, जात हटे तो जातगत पार्टी न बने हम, जात हटे तो जातगत रैली न करें हम, जात हटे तो एक अच्छा नेता चुने हम। तो जाति हटाओ देश से, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो है कभी रंग पे राजनीति हो रही है, कभी मंदिर मस्जिद पे, तो जनता क्या करेगी ऐसे में? जनता तो भावनाओं में पहले भी वोट देती रही है और फिर आगे आने वाले भी, क्योंकि भावनाओं में बही जाती है, वो चीजें उसके सामने लाई ही नहीं जाती। जनता जो है भावनाओं में ले रही है और वही चल रहा है सीन पे जो देश। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नफीस का कहना है कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनता का ही नुकसान होगा। फिलहाल जो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर नफीस खान का कहना है कि जनता को इससे ऊपर उठकर देखना चाहिए, विकास की राह पकड़नी चाहिए। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राजधानी लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा। काकोरी के IIM रोड पहुंचे हैं जेपी नड्डा। हजारों कार्यकर्ताओं ने नड्डा का स्वागत किया और जनसभा को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तमाम आपको बता दें कि तमाम आला अधिकारी और अन्य बटालियन तैयार है और साथ ही IIM रोड के पास उतरा नड्डा का हेलीकॉप्टर। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कई दलों से आए नेताओं ने थामा समाजवादी का दामन। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर कई दलों से आए नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेताओं में बसपा के नेता राकेश पांडे, पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्रा, सौरभ, बीजेपी विधायक माधुरी शामिल हैं और साथ ही पूर्व MLC कांति सिंह सहित उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी सपा में शामिल हुए। अब बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी को सदस्यता दिलवाई। महराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोटेदार राशन मांगने पर हंगामा हुआ। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पर कोटेदार राशन मांगने पर हंगामा हुआ और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महराजगंज के फरेंदा ब्लॉक के ग्राम का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर के हनुमान चौक के पास युवक के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। DAV PG कॉलेज के छात्र सचिन के साथ लूट की गई और युवक के साथ मारपीट कर बदमाशों के द्वारा बाइक छीनी गई। अब बता दें कि DAV कॉलेज के दर्जनों छात्र कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। सचिन कुमार। क्या समस्या है यहाँ पे कोतवाली? क्या दिक्कत ये है जी, मेरी हनुमान चौक पर बाइक खोस ली, छीन ली। मतलब 3 लोगों ने? ये नहीं पता जी। कितने लोग थे? 10। 3 बाइक थी। कौन सी बाइक थी आपकी? मेरी रेड कलर की सुपर स्प्लेंडर UP 12 AQ 4163। जी। किन लोगों ने? ये तो पता नहीं जी, पहचान नहीं पाया मैं। अब यहाँ किस तरीके से? इस तरीके से जी मेरी बाइक मिल जाए बस। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव पेन्ना।
कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के साथ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीते 32 सालों से कांग्रेस यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन को खो चुकी है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह से लोकमंच न्यूज चैनल ने खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा। पीड़ित परिवार लोग हैं, जैसे आगरा में वाल्मीकि समाज अरुण वाल्मीकि की निर्दयता पूर्वक पुलिस वालों ने पीट के हत्या की। किसानों का लखीमपुर खीरी में नरसंहार किया गया मंत्री के लड़के के द्वारा गाड़ी से कुचल करके। उस पर राघवेंद्र जी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो मंत्री के बेटे ने किया था उसके लिए मुकदमा पंजीकृत हो गया और मोदी जी ने भी अब किसानों की बातों को मान लिया है। इस पर विपक्ष जो है फिर भी भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार को घेरने में लगा हुआ है। देखिए, पहले आपको मैं किसानों की बातों के कह दूं तो ये सबसे पहले उनका अच्छा ये रहता कि सबसे पहले जिस समय किसानों का नरसंहार हुआ उस समय सबसे पहले मंत्री को बर्खास्त किया जाता। बर्खास्त करने के साथ साथ में उसको अरेस्ट किया जाता, उसके बाद में जांच होती। यहाँ उल्टा गेम हुआ कि पहले जांच हुई, जांच में भी बहुत सारी तो उन्होंने कि साहब ये यहाँ के नहीं थे, ये पंजाब के थे। पंजाब के किसान हिंदुस्तान का एक है, चाहे वो पंजाब का हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, किसान तो किसान है। और अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांगे मान रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की क्या तुक थी। तो अब जो उन्होंने जांच कराई तो जांच में पाया गया कि उसने गाड़ियां चढ़ाई थी और दोषी पाया गया। अब उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए वो एक अलग बात है, पर लेकिन उन्होंने उसी समय क्यों नहीं निर्णय लिया। दूसरी चीज़, किसानों का जब तीनों बिल माफ़ कर दिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं, तो जनता और किसान उनसे ये पूछना चाहती है कि आप पहले सही थे या आज सही हैं। अगर आप आज सही हो तो पहले अब तक आप खालिस्तानी बोलते थे, पाकिस्तानी बोलते थे, किसानों को उग्रवादी बोलते थे, तो ये सब क्या था। तो उस समय किसान जब परेशान था उनके लिए कीलें गाड़ दी गई थी, उनके लिए भरी ठंड में पानी की बौछारें छोड़ी गई, पानी से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, उनके तंबू उड़ाए गए, उनके साथ मारपीट की गई। तो क्या वो सही था या आज माफ़ी मांग लिए ये सही है। तो सबसे पहले उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि किसानों के हित में है या किसानों के से सिर्फ लाभ लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता 80% जो किसान है वो सब जानती है कि ये जुमलेबाजी अब इनकी नहीं चलेगी, इसीलिए वो भयभीत है। और उपचुनावों में आपने देखा होगा कि 0% इनका रिजल्ट रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के स्लोगन के साथ 2022 में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दमखम अपना दिखा रही है। जमीनी स्तर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना दमखम दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी की शाख को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यूं तो हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। मुख्यमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा और किसको विजय प्राप्त होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चुनावी चर्चा को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के आगरा जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू हैं। उनसे जानेंगे उनके मूल मुद्दे क्या रहेंगे जिससे लंबे अरसे से जमीन खो चुकी कांग्रेस दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर वापसी कर पाए। राघवेंद्र जी, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत दिन से आप खो चुके हैं यूपी में, लेकिन अब दमखम दिखा रहे हैं। क्या लगता है वापसी संभव है और उसके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, 32 सालों से हम बाहर हैं सत्ता से, लेकिन अब वो जो प्रियंका जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, जैसे आपने बोला अभी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा अगर 60 साल की अम्मा अगर ये बोले कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी जुबान पे वो बचपन होगा, वो लड़की अपने आप प्रकट हो जाती है उनके जहन में कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ में बच्चा बड़ा बूढ़ा जितनी भी महिलाएं हैं वो सब अपने आप को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ किनारे को लेके गली गली में, घरों में, गाँव में, चौपालों पे चालू हो गए। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो जो हमारे और भी मुद्दे जो हैं, जैसे 8 प्रतिज्ञाएँ प्रियंका दीदी ने की हैं जनता से, तो एक तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा में और घोषणाओं में बहुत अंतर होता है। घोषणा 2017 में जो की थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाए वो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, बहुत सारी घोषणाएं थी। अगर आप पढ़ोगे उनके मैनिफेस्टो को तो उसको अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। लेकिन प्रियंका दीदी ने घोषणा नहीं की। प्रियंका दीदी ने
प्रतिज्ञाएं की हैं और प्रतिज्ञा हमेशा पूरी की जाती हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जैसे किसानों का सबसे बड़ा अभी कोरोना काल में का बिल उनका अब तक जितना भी कर्ज बकाया है वो सारा कर्ज माफ़ होगा। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, 72,000 करोड़ रुपए हम पहले भी माफ़ कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आने से पहले कहा था कि सबसे पहले भाइयों बहनों किसानों की सबसे पहले कर ऋण मुक्त होगा। तो अभी तक तो हुआ नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, 15 लाख रुपए का भी जुमला था। जितना भी ये चल रहा है अब जनता की समझ में आ चुका है कि इन्होंने जितने भी वायदे किए ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए किए। अब जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, प्रियंका दीदी की तरफ देख रही है। प्रियंका दीदी किसानों की, गरीब की, मजदूर की और जो देते थे अब महीने में 2 बार दे रहे हैं और ये हो सकता है कि इलेक्शन आते आते वो 4 बार भी दे सकते हैं। तो जनता की सब समझ में आ रहा है और 2022 में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जनता जानती है, जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि 2017 का आपका जो चुनावी घोषणा पत्र था उसे पढ़ें और उसमें कितने अमल में लाए गए उन्हें और सुना दीजिएगा हमें। ठीक, देखा आपने कांग्रेस के आगरा जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू का क्या कुछ कहना है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देखने वाली ये बात होगी जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ मेहनत में जुटे हुए हैं और लड़की हूं लड़की लड़ सकती हूं के स्लोगन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किस हद तक और कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ राशिद हुसैन, लोकमंच न्यूज़, आगरा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।